हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय न्यू चैनल नेट प्रेप बाय ऋतिक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सिलेबस कवरेज सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद अ न्यू सीरीज जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू सीरीज। तो बेसिकली ये एमसीक्यू सीरीज हम शुरू करने वाले हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू सीरीज होने वाली है। एक पर्टिकुलर यूनिट उठाएंगे हम। एक मान के चलो कॉमर्स की हमने ये वाला सब्जेक्ट उठाया है, तो एक यूनिट उठाएंगे जिसके अंदर से हम उसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे एंड एमसीक्यूज को कवर करते करते उसका सिलेबस भी कवर होता जाएगा। तो इस सिस्टमैटिक वे में मैं एमसीक्यूज को कवर करवाऊंगा जिससे आपका सिलेबस भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ये चैनल है यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एंड पीएचडी रिलेटेड स्टफ भी आने लगेगा इन फ्यूचर। तो अभी फिलहाल के लिए ये यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए चैनल है। अगर आप लोग इससे रिलेट करते हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड विदाउट एनी फर्दर डिले आप पहले तो लाइक कर दो इस पर्टिकुलर वीडियो को, बिकॉज आगे जाकर आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि हम एमसीक्यूज लगाने वाले हैं डायरेक्ट और साइड बाय साइड कंसेप्ट भी समझने वाले हैं उन पर्टिकुलर एमसीक्यूज के। तो पहले ही मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ आप लोगों को कि जो भी एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा तो स्क्रीन को पॉज करना एंड देन आप उसका जवाब देना खुद से एंड देन मैच करना एंड देन हम उसका कंसेप्ट समझेंगे। एंड अगर आपको लगेगा कि बहुत इजी एमसीक्यूज चल रहे हैं या फिर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को मत देखना, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर वीडियोस होने वाली है ये सारी की सारी तब आपको ज्यादा बेनिफिट देगी जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे टाइम का यूटिलाइजेशन हो रहा है अच्छे से। तो अगर आपकी वैल्यू ऐड हो रही है इन पर्टिकुलर वीडियोस को देखकर तो ही आप इनको कंटिन्यू करना, अदरवाइज छोड़ सकते हो अगर आप इतनी ज्यादा मतलब आपको आती है सारी चीजें तो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज ऋतिक। मेरी बीकॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज से हुई है 2021 में एंड देन एमकॉम अभी मैंने करी है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एंड आई हैव आल्सो क्लियर्ड जेआरएफ इन कॉमर्स इन अप्रैल 2023 एंड नेट मैनेजमेंट इन जनवरी 2024। तो ये था मेरे बारे में। अब हम शुरू करते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों से पूछा था कि किस सब्जेक्ट के हम शुरू कर सकते हैं सबसे पहले। तो मैंने कुछ 4 ऑप्शन दिए थे आप लोगों को। तो ये कॉमर्स के सब्जेक्ट है, इसके अंदर से हमने आप लोगों ने चूज किया है फर्स्ट वाला जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, जो कि आपके पीएचडी इंटरव्यूज, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आता है। और जब आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हो, जब आप शुरू कर लेते हो अपनी पीएचडी, तो भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा आपने चूज किया है सब्जेक्ट, जो कि मेरे लिए भी सही है। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जैसे कि अदर चीजों की, तो उसके लिए भी काम आएगा। तो हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो कॉमर्स की जो सिलेबस है उसमें यूनिट 5 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, जो कि ये है पूरी की पूरी ये सिलेबस है यूनिट 5 का। हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर इसको कवर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यूसली रेगुलर टाइम इंटरवल पे वीडियो आती रहेगी, ऐसा अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ मैं कमिट। बट यस, वीडियोस आती रहेंगी और ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एमसीक्यू है, which of the following is or are labeled as positional averages? पोज करो, आंसर करो, देन वी विल डिस्कस द कंसेप्ट। सो आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। एक होते हैं पोजिशनल एवरेजेस, एक होते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस। तो मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेजेस क्या हो गए? मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंड सी ओनली। इसमें पूछा है इज और आर लेबल्ड एज, तो दिस इज बी एंड सी ओनली। ठीक है, ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है। तो मैंने आपको समझा दिया, पोजिशनल एवरेज भी होते हैं और एक मैथमेटिकल एवरेज भी होते हैं। मैथमेटिकल ये तीनों और पोजिशनल मीडियन एंड मोड। अब पोजिशनल एवरेज एंड मैथमेटिकल एवरेज के अंदर डिफरेंस क्या होता है? कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ऑफ डिफरेंसेस। तो पोजिशनल एवरेज जैसे कि हम इंस्पेक्ट करते हैं या फिर देखकर ही हम पोजिशनल एवरेजेस को पता लगा सकते हैं, बट अर्थमेटिक आई मीन मैथमेटिकल मीन्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मैथमेटिकल एवरेजेस के अंदर प्रॉपरली फॉर्मूलेज लगते हैं। पोजिशनल एवरेज के अंदर हम इंस्पेक्ट करके ही या फिर देखकर ही पता लगा सकते हैं कभी कभार, या फिर अनग्रुप डेटा में कभी कभार ऐसे पता लगा सकते हैं। तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर क्या होता है? फॉर्मूले इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंस है, जो पोजिशनल एवरेज होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, बट मैथमेटिकल एवरेजेस सारी की सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। दैट्स वाई जो पोजिशनल एवरेजेस हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज से, बिकॉज दे डू नॉट कंसीडर एवरी ऑब्जर्वेशन इन इट। पोजिशनल एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि मीडियन एंड मोड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होंगे। बट जो मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं वो दे ऑल आर बेस्ड ऑन होल डेटा।
सारे के सारे डेटा पर बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक्सट्रीम वैल्यूज वहां पर होती है तो उससे वो इफेक्ट कर जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस थे हमारे पोजिशनल एवरेज एंड मैथमेटिकल एवरेजेस के अंदर, जो हमें याद रखना है। ये कंसेप्ट बेस्ड है, ईजी है, चल रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही करते करते हम सारी चीजें को कवर कर लेंगे। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है जो यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब है जहां पर हम सिंगल वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। इसको हम चार बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती है यूनिवेरिएट की, यूनिवेरिएट एनालिसिस की चार बेसिक करेक्टरिस्टिक होती है जो कि डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर यूनिवेरिएट एनालिसिस को। तो वो चार करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला उसका एवरेज, सेकंड उसका वेरिएशन या स्प्रेड, थर्ड उसकी पीक्डनेस या फिर लोपसाइडेडनेस, ठीक है, लोपसाइडेडनेस यानी कि स्क्यूनेस, और फोर्थ वन इज कुर्तोसिस यानी कि जो उसका हाइट होती है ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी ग्राफ में कहूँ या फिर मैं डेटा सेट कहूँ। तो ये चार करेक्टरिस्टिक्स क्या डिस्क्राइब करती है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस कर सकती है, मतलब डिस्क्राइब कर सकती है कि यूनिवेरिएबल को यानी कि वन वेरिएबल को। ठीक है, ये चार बेसिक मेजर्स कह सकते हैं हम या फिर करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं जो कि हम स्टडी करने वाले हैं। इसी को ही ब्रॉड टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या है? एवरेज है। देन मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर मेजर ऑफ वेरिएंस, ये क्या है? स्प्रेड है, वेरिएशन है अमंग द डेटा। देन स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, देन मेजर ऑफ कुर्तोसिस, जिसके अंदर हम करते हैं प्लेटोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक। स्क्यूनेस के अंदर करते हैं हम पॉजिटिवली, नेगेटिवली, ये सारी चीजें हम करेंगे अभी धीरे धीरे। अभी हम कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेजेस। तो एवरेजेस 5 प्रकार के होते हैं जो कि अभी हमने देख लिए। वो सारे 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस थे। सेकंड क्वेश्चन पॉज करो एंड आंसर करो। सो होपफुली आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो ये कह रहा है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विसाइट ऑफ अ गुड एवरेज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं कहलाएगा एक गुड एवरेज की रिक्विसाइट। It should be rigidly defined so that it is calculated and interpreted in the same way by everyone using it. It is true. ये एक good average कहलाता है, ये एक property है good average की। It should not be based on all the values in the data. जैसे कि हमने starting में बात करी थी, it should be based on all the data, तभी वो एक अच्छा average कहलाएगा। Because वो सारी observation को consider कर रहा है ना, तभी हमारा आंसर एक अच्छा आंसर कहलाएगा। तो it should not be based on, not भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा एक क्या हो जाता है, बन जाता है यहाँ पे हमारा एक आंसर। नोट पूछा गया है ना, देखो नोट पूछा गया है, तो हमारे पास एक ये आ गया जो कि गलत ऑप्शन गिवन है। इट शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर एक एवरेज हमें गिवन है, एक एवरेज की वैल्यू हमें गिवन है, वो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट की जा रही है, हो रही है, तो वो एक गुड एवरेज नहीं कहलाता है। ऑब्वियसली अगर एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर एवरेज, तो वो क्या कहलाएगा? एक गुड एवरेज नहीं कहलाएगा। तो ये भी एक हमारे पास गलत ऑप्शन हो गया है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है उससे हम गुड एवरेज कहेंगे, बट यहाँ पे उसका उल्टा लिखा हुआ है, इट शुड बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ये बी और सी हमारे पास आ गया ऑप्शन। इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, जैसे जैसे सैंपल चेंज करते जाएंगे हम, वैसे वैसे स्टेबल रहना चाहिए हमारा एक एवरेज, तो वो एक गुड एवरेज की प्रॉपर्टी है। तो डी इज करेक्ट। इट शुड बी अमीनेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, उस पर और ज्यादा मैथमेटिकल या फिर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकता है, वो भी एक गुड एवरेज कहलाता है। तो ए इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ई इज करेक्ट। बी और सी हमारे पास एक रिक्विसाइट नहीं बनते हैं गुड एवरेज के, ठीक है, इसका अपोजिट बनते हैं जो भी आंसर है। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। इजी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी पॉज करो और आंसर करो, थोड़ा सा शायद न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन टेस्ट इज गिवन दिस। मेन मार्क्स निकालने, ये तो बहुत बेसिक है, एवरेज निकालना है हमें। क्या आएगा? इसको जब हम टोटल करेंगे तो शायद से 100 बन रहा है, शायद से क्या 100 ही बन रहा है। ठीक है, 100 बन रहा है, 100 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 10 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी 10। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का x बार डिवाइडेड बाय इक्वल टू सिग्मा, समेशन हो जाता है उसका डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन करते हैं हम फोर्थ। द एवरेज डेली वेज पेड टू 150 स्किल्ड वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग अ टोटल ऑफ 400 वर्कर्स, मतलब कि टोटल वर्कर्स हैं 400
उसमें से 150 स्किल्ड वर्कर्स हैं जिसका एवरेज डेली वेज पेड गिवन है 580, एंड जो रिमेनिंग है यानी कि 250, उनका एवरेज गिवन है 300। यानी कि दोनों दोनों को सेपरेट ले लिया है और दोनों के सेपरेटली एवरेज गिवन है। अब बोला गया है कैलकुलेट द एवरेज डेली वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स, यानी कि कंबाइंड एवरेज निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है। तो यहाँ पर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स डबल बार इक्वल टू एन वन, उसका जो मीन गिवन है, प्लस सिमिलरली सेकंड ऑब्जर्वेशन का डिवाइड बाय एन वन प्लस एन, सिंपल। फॉर्मूले में पुट करो सारी वैल्यूज, एन से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एन वन क्या हो गया 150, एन टू क्या हो गया 250। ठीक है, एंड एक्स वन क्या हो गया, यानी कि मीन फर्स्ट का क्या हो गया 580, सेकंड का क्या हो गया 300। तो आंसर क्या आएगा, सी हमारे पास 405 इज द आंसर। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कंबाइंड एवरेज भी हमें निकालना आ गया, नॉर्मल एवरेज भी हमें, मीन हमें निकालना आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मीन, नॉट बोला गया है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है मीन की। The aggregate value of the observation can be obtained by the product of the average value and their number. The aggregate value of the observation यानी कि समीशन x जो होता था ना यहाँ पे, उसकी बात की गई है। इसको हम निकाल सकते हैं by the product of the average value, यानी कि एवरेज जो हमें गिवन होगा x बार, एंड द नंबर। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूले से देखो आप इजीली निकल जाएगा, x बार। ठीक है, x बार इक्वल्स टू दिस, है ना। तो x बार इनटू में कर देंगे क्या, इनटू में कर देंगे n, तो हमारे पास ये निकल आएगा। तो जो फर्स्ट ए जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, यही बोला गया है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ए जहां जाए वो हट जाएगा ऑप्शन में से। बी देख लो, द अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन यानी कि प्लस एंड माइनस, स्केल यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट है वो प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पर। यानी कि अर्थमेटिक मीन चेंज हो जाएगा अगर सारी वैल्यूज उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर उसमें एक कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो अर्थमेटिक मीन भी उसी कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर वो सारी सीरीज के नंबर जो हैं वो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से सारे के सारे, तो सिमिलर इफेक्ट आएगा हमारे पास मीन पर, वो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से। तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, जो कि सही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। The sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is always equal to 0। इसका मैं एक प्रॉपर वो नहीं करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल, बस ऐसे हम याद कर लेंगे कि ये सही प्रॉपर्टी है। The sum of deviation of the observation from the arithmetic mean यानी कि x minus x bar, x यानी कि सारी वैल्यूज, अनग्रुप डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज को हम माइनस करेंगे जब एक मीन से, तो उनको जब हम टोटल कर देंगे, द सम ऑफ डेविएशंस को जब हम टोटल कर देंगे तो 0 आएगा। दैट इज ट्रू, सी इज ऑल्सो करेक्ट। द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज द मिनिमम, ये भी ट्रू है। जो कि हमने x माइनस एक्स बार निकाला था उसको स्क्वेयर कर देंगे एंड देन उसको प्लस कर देंगे तो वो मिनिमम आएगा, जिस एवरेज पे हमने, जिस मीन पे हमने लिया है। उस मीन के अलावा अगर हम कोई और मीन लेंगे एंड देन सम ऑफ स्क्वेयर्स निकालेंगे तो मिनिमम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो D is also a correct property of mean। ठीक है, the combined mean of two or more series can be calculated if their individual means are given and if their sizes are given। sizes यानी कि n1 n2 given है, individual means given है x1 x2 given है, तो हाँ इजीली हम combined mean निकाल सकते हैं। E is also correct। तो पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है, तो सारी ही प्रॉपर्टी है, तो D आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, D is the answer। Sixth, the mean of a set of 50 observation was calculated as 42। This is a very nice question। Easy होता है और कभी कभार आ जाता है तो हमें बहुत दुख होता है कि भाई ये हमसे नहीं हुआ क्योंकि हमने छोड़ दिया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। Mean of a set of 50 observation का given है 42। It was discovered that two items were recorded as 93 and 9, जो कि गलत थी। करेक्ट क्या थी 36 and 6। Find the correct mean। अब mean correct निकालो। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, क्या, हमें पता है टोटल जो सम होता है वो कैसे निकालेंगे, हम सिग्मा या फिर सम एक्स कैसे निकालेंगे। 50 ऑब्जर्वेशन गिवन है यानी कि डिवाइडेड बाय 50, है ना, और 42 हमारे पास इक्वल के इस साइड गिवन है ही, जो कि क्या है हमारे पास एवरेज है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। तो सम
समेशन एक्स आ जाएगा हमारे पास, है ना, टोटल नंबर आ जाएंगे, कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 21, तो 2100 आ गया। ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे वो है, दिक्कत है लिखने में, तो प्लीज कंसीडर इट। 2100 आ गया हमारे पास। अब देखो, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसे हम माइनस कर देंगे इसमें से, और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 2100 में से माइनस क्या हो जाएगा, 93 माइनस 9 प्लस हो जाएंगे 36 एंड 6, 36 एंड 6। अब इसको सोल्व करो, जो आंसर आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, हमारे पास मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का यूज मत करना, सॉरी कैलकुलेटर का यूज मत करना, मैनुअली ही करना है, कैलकुलेटर हमें नहीं मिलता है। सो द आंसर वुड बी 40.8। ठीक है, यही आंसर है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना, ये जो कंसेप्ट है कि गलत वाले को माइनस करना है और सही वाले को ऐड करना है, उसके बाद नया मीन निकालना है, ये हमें ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ये बेसिक रिलेशनशिप गिवन है जीएम एएम एंड एचएम का, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन का रिलेशनशिप गिवन है। इसमें से पूछा गया है कौन से सही है। फॉर अ सेट ऑफ n पॉजिटिव एंड इक्वल वैल्यूज, अगर सारी इक्वल वैल्यूज हैं गिवन है और पॉजिटिव वैल्यूज है, तो अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के एंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा एचएम के, यानी कि सारे इक्वल होंगे, जो कि एक ट्रू प्रॉपर्टी है, यानी कि एक ट्रू रिलेशनशिप है। ए इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज एटलीस्ट टू ऑफ विच आर अनइक्वल, जिनमें से दो तो अनइक्वल है, सारे इक्वल नहीं है, कोई ना कोई तो अनइक्वल है, तो रिलेशनशिप कुछ ऐसे बन जाता है। तो ये भी एक करेक्ट रिलेशनशिप है। अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा बड़ा, देन जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, इजी। देन सी, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अंडर रूट एम इंटू एच एम, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसी को ही डी में कन्वर्ट कर दिया गया है, देखो अब कैसे है। यहाँ पे जो रूट है, यहाँ आई मीन यहाँ पे जो स्क्वेयर है वो इस साइड गया होगा, तभी तो रूट हुआ होगा ऑब्वियसली। तो अगर सी सही है तो डी भी सही होगा, सही है आई मीन। ठीक है, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट बच गया क्या, एच एम। अगर आप इससे एच एम निकालो तो भी हमें पता चल जाएगा, अगर डी सही है तो ई भी सही होगा। आप देख सकते हो खुद, इस साइड उस साइड करके देख लो, करेक्ट है। तो ये सारे रिलेशनशिप करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ई। ये मैंने करेक्ट इसलिए डाले ताकि आप लोगों को रिलेशनशिप समझ में आ जाए। ठीक है, और ये फॉर्मूले भी है काइंड ऑफ, तो इन्हें याद रख लेना। क्या पता क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए कि ए एम एंड एच एम गिवन है तो जी एम निकालो, ऐसे कुछ करके आ गया तो जी एम निकल सकता है उससे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाइस, ये भी हो गया। 8th पे आ जाते हैं हम। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी से नहीं है क्वेश्चन, ये है प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि है पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मैंने रेंडमली डाल दिया है ताकि आपको एक चीज याद रहे, क्या वो चीज है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कंटिन्यूसली हर एक एग्जाम के अंदर, हर बारी के एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। मैंने दिया था 2022 वाला भी, दिसंबर वाला, जो कि हुआ था कब, फरवरी में 2023 के अंदर, उसमें भी आया था ये वाला। उसमें ई की वैल्यू गिवन नहीं थी, ई की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो सिंपल था, और निकाल ली थी हमने और आ गया था आंसर। एंड सिमिलरली अभी वाला जो जून 2024 वाला है, उसमें भी ये वाला गिवन था, तो यही मैंने डायरेक्टली उठा के डाला है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता रहे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल हमें करना है। तो उसका फॉर्मूला लिख लो, जो कि इजी रहता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ई माइनस लेमडा। लेमडा क्या होता है, एवरेज होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो कि गिवन है 2 कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इनटू लेमडा की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब फॉर्मूले को सोल्व कर लेना, और जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। सी पे क्लिक हो गया, बी आएगा। ठीक है, आंसर इज बी। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों को। ई की वैल्यू क्या होती है, जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, ई की वैल्यू गिवन है, क्या रहेगी, 2.7183। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाओगे, ई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, 2.7183। ठीक है, लैम्डा क्या है, एवरेज है।
एक्स क्या है, नंबर्स है, ठीक है, नंबर यानी कि 4 और लैम्डा 2, तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे, आंसर आएगा हमारे पास वो। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज 18 एंड हार्मोनिक मीन इज 16? ये भी अभी जो जून 2024 में हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इतना है, हार्मोनिक मीन इतना है। तो अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n, है ना, सिंपल। n यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, टू नंबर्स हैं, और ऊपर क्या आएगा, 36 आएगा, तभी तो 18 बनेगा। तो अगर हम इन सारे ऑप्शन को देखेंगे तो सारे ऑप्शन को मिलाकर 36 ही बन रहे हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का यहाँ पे सवाल ही नहीं है, मतलब अरिथमेटिक मीन तो सबके सेम ही आएंगे। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। तो अब ऑप्शन में से ही आप लोगों को सोल्व करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन को लेकर चलना पड़ेगा, और तभी की तभी हमारा हार्मोनिक मीन से आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो आप लोगों को कोई सा भी ये लगता है कि ये वाला बन सकता है आंसर, तो उसी को ही पहले उठाकर हार्मोनिक मीन निकाल के देख लो, और अगर वही बनता है, वही आ रहा है हार्मोनिक मीन 16, तो आंसर हमारे पास वही आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चक लिया 18, 18, ठीक है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना, एन, ये एच नहीं है, एन है, याद रखना, 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय n2, यहाँ पे 2 लिख लेना, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या फिर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है, जो कि यहाँ पे 2 गिवन है ना, 2 गिवन है। तो इस फॉर्म कैसे होएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड में 1 डिवाइडेड बाय 18, थोड़ा स्लो है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मेरे पास अभी स्टाइलिस नहीं है, पेन पैड नहीं है, तो इसको हमें सोल्व करना है। अगर हम नीचे वाले को सोल्व करें सबसे पहले, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 18 का 18 और 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 2 ऑलरेडी गिवन है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, 18 को ऊपर ले जाओ, 18 जब ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 18, यानी कि हार्मोनिक मीन 18 निकल रहा है, जो कि गलत है, तो ई ऑप्शन गलत है। ऐसे ही करके आप लोगों को सोल्व करना है इससे ऊपर वाला ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे भी यहाँ पर डी ही है, वैसे करेक्ट ऑप्शन डी है। तो एक बार सोल्व करना और देखना कि हार्मोनिक मीन 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी होता है हमारा कवर। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ इन अ गिवन मॉडल, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये मैंने पिक लगाई हुई है, एक बार के लिए इसको इग्नोर करो, इसको मैं बाद में बताऊंगा किस लिए लगाई है, पहले ये क्वेश्चन करो। इफ इन अ गिवन सीरीज नन ऑफ द वैल्यू रिपीट्स एट ऑल, एक गिवन सीरीज है, लेट्स फॉर एग्जांपल अनग्रुप्ड डेटा ले लिया है, यहाँ पर मार्क्स गिवन है 10 स्टूडेंट्स के, अनग्रुप्ड डेटा है वो, तो उसमें वो एक सीरीज है, उसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि रिपीट कर रहा हो, तो वो सीरीज क्या कहलाती है। ये मोड का क्वेश्चन है, ठीक है, मेन मीडियम मोड, मोड का क्वेश्चन है। तो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जहां पर एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, यूनी मॉडल। दो नंबर है ऐसे जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो उसे हम कहेंगे बाय मॉडल। एंड जो जिसमें दो से ज्यादा ऐसे नंबर्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे मल्टी मॉडल, ठीक है। दिस इज मोड वाला कंसेप्ट, ये भी बेसिकली क्लियर होता है। अब दो चीजें हमें याद रखनी है, वो क्या है, ये वाला फॉर्मूला मीडियन का, एंड मोड का ये वाला फॉर्मूला। कभी कभार डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर दिए जाते हैं ऑप्शन के अंदर, एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, करेक्ट फॉर्मूला चूज करना होता है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पर दिक्कत देता है फिर। सिमिलरली मोड का ये है, L1 लोअर लिमिट है, H वही है, क्लास का साइज है शायद, F1 क्या है, उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और F0 है प्री प्री मॉडल, यानी कि उससे ऊपर वाली की फ्रीक्वेंसी, F2 है उससे पोस्ट वाले की, यानी कि F1 के आगे वाले की, ठीक है। ये हो गया मोड का और ये हो गया मीडियन का फॉर्मूला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नेट प्रेप बाय ऋतिक नाम से होगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर, ताकि आप लोगों को रेगुलरली अपडेट मिलती जाए और आप लोग इजीली प्रैक्टिस कर पाओ एमसीक्यूज को। ये अगर आप कॉमर्स रिलेटेड हो, कॉमर्स से जुड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली ये जो वीडियोस हैं ये आपको हेल्प करेगी हर एक सिचुएशन के अंदर। जब आप आगे जाके अपने स्टेट लेवल के पीएससी का भी, आई मीन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो दोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दोगे अगर, तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है।
या फिर पीएचडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे तो भी आपको हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। When life leaves you high and dry.